अस्सलाम वालेकुम, हेलो। अच्छा जी, आज जो आर्टिकल है हमारा वो है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, या जिसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं या कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। जी हाँ, ये टाइप है, सेकंड फेज़ है फोटोसिंथेसिस का। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जी, डार्क रिएक्शन, इसका दूसरा नाम क्या है जी हमारे पास, इसका सेकंड नेम है कैल्विन साइकिल है। ओके, कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल। अब इस डार्क रिएक्शन को कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन को पहली बात है, डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लाइट एनर्जी जो है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं होती। नो डायरेक्ट यूज़ ऑफ लाइट एनर्जी, नो डायरेक्ट यूज़ ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी। ओके, इसमें कौन सी एनर्जी यूज़ होती है? इसमें जो है वो केमिकल एनर्जी यूज़ होती है। आपको पता है कि हमने जो पहले जो कल का आर्टिकल हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था लाइट रिएक्शन पढ़ा था, उसमें सूरज की रोशनी जब फोटो सिस्टम पर पड़ती है तो उसमें फोटो सिस्टम में फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज होती हैं, जिसके थ्रू एटीपी जनरेशन होती है। एंड क्या जनरेट होता है? NADPH की जनरेशन होती है। ये तो हमने क्या कहा था कि जो लाइट एनर्जी है वो एक्चुअली क्या हो चुकी है, स्टोर हो चुकी है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ ATP एंड NADPH। अब इस ATP और NADPH की जो केमिकल एनर्जी है वो यहाँ पर डार्क रिएक्शन में, या फिर जिसको हम कैल्विन साइकिल कहते हैं, इसमें यूज़ होगी। एनर्जी के बगैर ये रिएक्शन नहीं होगा, एनर्जी यूज़ होगी, लेकिन कौन सी? ATP की और NADPH की केमिकल एनर्जी यूज़ होगी। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस कैल्विन साइकिल। अच्छा, इसके तीन फेजेस हैं। हाँ, जो कैल्विन साइकिल है जिसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, इसके तीन फेजेस हैं। नंबर वन इज, फर्स्ट फेज विल बी कॉल्ड एज कार्बन फिक्सेशन, कार्बन फिक्सेशन फेज कहेंगे हम इसको। ओके, एंड सेकंड फेज को हम कहते होते हैं रिडक्शन फेज, रिडक्शन फेज। और जो थर्ड फेज है इसको हम कहते होते हैं रीजेनरेशन फेज, रीजेनरेशन फेज। ये तीन फेजेस हैं। तो सबसे पहला फेज जिसको हम कार्बन फिक्सेशन भी कहते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं बात। ओके, होगा क्या केल्विन साइकिल में? क्योंकि अभी तक हम जो लाइट रिएक्शन पढ़ के आ चुके हैं उसमें हमने वाटर को इस्तेमाल कर लिया था, वाटर की फोटोलाइसिस कर ली हुई थी। यू नो दैट कि फोटोसिंथेसिस के दो रिएक्टेंट्स होते हैं, एक CO2 होता है मेजर रिएक्टेंट, और एक होता है वाटर होता है। तो लाइट रिएक्शन में आपने वाटर की फोटोलाइसिस पढ़ ली थी, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में कहाँ यूज़ होती है। एंड रिमेंबर दैट कि एक बार फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन जो है उसको जब हम बैलेंस करते हैं तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं बैलेंसिंग के बाद वो 6 आते हैं। ठीक है, दैट मीन्स 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर यूटिलाइज्ड इन ऑर्डर टू जनरेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन फोटोसिंथेसिस। तो हमें इन 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को का यूज़ देखना है। ओके, होगा क्या कि जो फोटोसिंथेसिस, जो जो डार्क रिएक्शन है, इसमें एक मॉलिक्यूल इसके एंड में बनता है जिसको हम कहते हैं राइबुलोस बिसफॉस्फेट, RUBP, राइबुलोस बिसफॉस्फेट। आई रिमेंबर दैट कि मैंने आपको चैप्टर में 13 में इस मॉलिक्यूल के बारे में बताया था। ठीक है, ये मॉलिक्यूल बेसिकली होता है 5 कार्बन कंपाउंड है। इट इज़ ए 5 कार्बन कंपाउंड, 1 2 3 4 5। हर एक सर्कल जो है वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इनके एंड में मैंने यहाँ पर एक सर्कल एंड पी लगा दिया। यू नो दैट पी के इर्द गिर्द सर्कल हो तो इसे रिप्रेजेंट करता है फॉस्फेट ग्रुप को। तो दिस मॉलिक्यूल, ये 6 जो 5 सर्कल्स हैं ब्लू कलर के, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? 5 कार्बन को, और 2 फॉस्फेट यहाँ पर साथ इसके अटैच है दोनों साइड्स पर। इट इज़ राइबुलोस बिस फॉस्फेट। ओके, ये इस रिएक्शन के शुरू में 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यूज़ होंगे और रिएक्ट करेंगे किसके साथ? ये रिएक्ट करेंगे 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि कैल्विन साइकिल के अंदर एक वक्त में जो एक बार कैल्विन साइकिल के अंदर 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को एंटर किया जाता है, एंड दीज कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स विल रिएक्ट विद
3 molecules of ribulose bisphosphate. ओके इस ये जो रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का राइबोलोस बिसफॉस्फेट को, इट इज़ कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम दैट इज़ कॉल्ड एज रूबिस्को. एंड आई होप यू ऑल पीपल रिमेंबर दैट कि रूबिस्को क्या है. रूबिस्को राइबोलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज. ठीक है, याद आई बात. ये क्या है, कौन सा एंजाइम है? राइबोलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज. ये वही एंजाइम है. ये एंजाइम क्या करेगा, इस रिएक्शन को कैटालाइज करवाएगा. दैट इज़ कि ये रिएक्शन करवाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान और किसके दरमियान? राइबोलोस बिसफॉस्फेट के दरमियान. ओके इस रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या बनती है? एक्चुअली इस रिएक्शन की जो प्रोडक्ट बनती है वो एक इंटरमीडिएट होता है. लेट मी जस्ट शो यू. एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को अगर मैं एक सी से, एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर दूं, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है 1 कार्बन को. ठीक है, सो दिस सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग 1 कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली. ये जब रिएक्ट करता है एक किसके साथ? राइबोलोस बिसफॉस्फेट के साथ. राइबोलोस बिसफॉस्फेट के साथ. एंड आई थिंक इसको मुझे पर्पल कलर में बना लेना चाहिए. ये तो इसमें क्या होगा, इस रिएक्शन की प्रोडक्ट बनेगी, एक हाईली इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बनता है. एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बनता है, 1 2 3 4 5. और जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है वो इस रिएक्शन में यहाँ पर एंटर हो जाएगा, इस मॉलिक्यूल में यहाँ पर सेंटर में ऐड हो जाएगा. ओके और इसकी प्रोडक्ट बन जाएगी एक 6 कार्बन कंपाउंड. ओके जिसके दोनों साइड्स पर क्या मौजूद है? फॉस्फेट मौजूद है. ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये 6 कार्बन कंपाउंड, ये हाईली अनस्टेबल होता है. इट इज़ ए हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल. इट ब्रेक्स, ये एज सुन एज इट इज़ फॉर्म, ये फ़ौरन से बनने के बाद ब्रेक हो जाता है. क्यों अनस्टेबल होता है? दैट इज़ नॉट द पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. बस यू नीड टू रिमेंबर दैट कि ये मॉलिक्यूल जो है ये बनने के फ़ौरन बाद क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा. ओके और ये मॉलिक्यूल जब ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद क्या बनेंगे? ये 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके वो 2 मॉलिक्यूल किस तरह के होंगे? उन दोनों के साथ 3 कार्बन अटैच्ड होंगे, उन दोनों के साथ एक फॉस्फेट अटैच्ड होगा, एक फॉस्फेट अटैच होगा. तो आपके पास एक ये और एक ये मॉलिक्यूल बन जाएगा. टोटल 3 कार्बन कंपाउंड्स बनेंगे, 2 अदद, 2 molecules which have 3 carbon atoms and 1 phosphate group. ठीक है, इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं 3 फॉस्फोग्लाइसरेट कहते हैं. ठीक है, अब देखें हुआ क्या है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, 3 में से एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और 3 RuBP में से एक RuBP राइबोलोस बिसफॉस्फेट जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास 2 अदद क्या बन जाते हैं? 3 फॉस्फोग्लाइसरेट बन जाते हैं. 3PGB कहा जाता है इनको, 3PGB कहा जाता है, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट. तो एक CO2 और एक RuBP से अगर 2 बनते हैं तो अगर 3 कार्बन डाइऑक्साइड और 3 ही RuBP लगेंगे तो हमारे पास टोटल कितने बन जाएंगे? 6 अदद बन जाएंगे 3 फॉस्फोग्लाइसरेट. कितने बन जाएंगे? 6 अदद 3 फॉस्फोग्लाइसरेट बन जाएंगे. उन 6 3 फॉस्फोग्लाइसरेट को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं. 3 फॉस्फोग्लाइसरेट 3PG कितने बनेंगे जी? ये 6 बन जाएंगे. ओके तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट कि 3 RuBP के साथ 3 कार्बन डाइऑक्साइड जब अटैच होते हैं तो एक 6 कार्बन इंटरमीडिएट बनता है जो कि अनस्टेबल होता है. और ये 6 कार्बन इंटरमीडिएट दरमियान में से ब्रेक होता है तो आपके पास 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड बन जाते हैं जो कि स्टेबल भी होते हैं. और इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं 3PG. तो इन दी एंड हमारे पास में 6 ये वाले मॉलिक्यूल बन जाते हैं. अब इस जो फेज़ है इसको हम कार्बन फिक्सेशन फेज़ कहते हैं. अब ये क्वेश्चन भी है कि इसको कार्बन फिक्सेशन क्यों कहा जाता है? वो वेरी सिंपल इज़ दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उसके अंदर कार्बन है, इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो कार्बन है, कार्बन हेयर, ये अभी एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा है. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है. अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो कार्बन है वो एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा है. लेकिन जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिएक्ट करती है RuBP के साथ
तो मॉलिक्यूल बन जाता है 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। 3-फॉस्फोग्लाइसरेट जो है वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन जो कि पहले एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा थी, अब एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा बन जाती है, हम कहते हैं कार्बन फिक्स हो गई है। ठीक है, तो जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा बनने की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट द फेज इज, जो नेक्स्ट फेज है वो हमारे पास क्या है, वो है रिडक्शन फेज है। तो लेट्स जस्ट राइट फर्स्ट, इस फेज का नाम यहाँ पर लिख लें, कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट फेज है हमारे पास रिडक्शन फेज। रिडक्शन फेज में क्या होगा, ये जो आपका 3Pg के जो आपके 6 अदद मॉलिक्यूल बने हैं 3Pg के, दीज मॉलिक्यूल देन विल रिएक्ट विद, ये मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे किसके साथ, आगे ATP के साथ पहले रिएक्ट करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी क्या होगा दीज। अच्छा, नाउ आई नीड टू टेल यू वन थिंग हियर, जो कि आई बिलीव कि हमने पहले इसकी क्वांटिटेटिव बात नहीं की। मैंने आपसे एक बात की थी कि जो हमने कल जो हमने लेक्चर में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट वाज एक्चुअली लाइट रिएक्शन, कि लाइट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो क्या होती हैं, ATP होता है और NADPH होता है। यही बात की थी हमने जी, लाइट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है वो ATP एंड NADPH होते हैं। कितने NADPH और कितने ATP, 9 ATP एंड 6 NADPH प्रोडक्ट होते हैं किसकी, लाइट रिएक्शन की। ओके, हमने 9 ATP को बल्कि 18 ATP, सॉरी नॉट 9, 18 एंड 12 हमने इन 18 के ATP और 12 NADPH को यूज़ करना है कहाँ पर, इस डार्क रिएक्शन के अंदर। लेट्स सी क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा कि इन 3-फॉस्फोग्लाइसरेट के जो आपके पास 6 मॉलिक्यूल हैं, इनके साथ, इन 6 मॉलिक्यूल के साथ 6 ATP के मॉलिक्यूल, 6 ATP मॉलिक्यूल्स विल रिएक्ट विद देम, 6 ATP मॉलिक्यूल्स। और ATP मॉलिक्यूल जब भी रिएक्ट करते हैं, ये क्या करते हैं, अपना फॉस्फेट को डीअटैच कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, और 6 ADP के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 6 ADP। तो एक्चुअली होगा क्या, 6 ATP ने अपना फॉस्फेट जो है वो ट्रांसफ़र कर देना है इस 3Pg को। 3Pg का नाम 3Pg, व्हाट वाज 3Pg, 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। ठीक है, इसके पास एक ग्लाइसेट है जिसके साथ फॉस्फेट अटैच हुआ। अब जब इनके साथ इनको फॉस्फेट अटैच कर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, देखें मॉलिक्यूल की पहले फॉर्म थी ये वाली जिसमें ऐसे फॉस्फेट अटैच था। अब जब ATP के मॉलिक्यूल अपना फॉस्फेट अटैच करेंगे तो इस मॉलिक्यूल के पास दोनों साइड्स पर क्या आ जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा। पहले इस मॉलिक्यूल के पास एक साइड पर फॉस्फेट था, अब इसकी दोनों जो एक्सट्रीम्स हैं उनके पास फॉस्फेट अटैच हो जाएगा। पहले इसका नाम था 3-फॉस्फोग्लाइसेट, अब इसका नाम होगा 1,3-बिस-फॉस्फो, बिस का मतलब है 2, बिस-फॉस्फोग्लाइसरेट, सॉरी ग्लाइसरेट। ठीक है, और ये कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 6 3Pg थे, 6 ही ATP रिएक्ट करेंगे और 6 ही आपके पास 1,3-बिस-फॉस्फोग्लाइसरेट बन जाएंगे। ओके, इसको मैं आउटसाइड द सर्कल लिख लेता हूँ, इसको 6 अदद बन जाएंगे इस स्क्वायर में। ओके, तो आई थिंक कोई मुश्किल पॉइंट नहीं है। अब ये जो आपके पास 1,3-बिस-फॉस्फोग्लाइसरेट के मॉलिक्यूल बनेंगे, इनके साथ फर्दर रिएक्ट करेंगे NADPH के मॉलिक्यूल। कौन रिएक्ट करेगा जी, NADPH। आपको याद है क्योंकि जो लाइट रिएक्शन है उसकी एक्चुअली जो प्रोडक्ट थी वो क्या थी, ATP और NADPH थे। 6 ATP को 6 NADPH को हमने यूज़ कर लिया है, 12 NADPH हमारे पास अभी हैं, उनमें से 6 NADPH जो हैं वो यहाँ पर यूटिलाइज होंगे। NADPH ये जब यूटिलाइज होंगे तो इनकी जो रिएक्शन के बाद
ये कन्वर्ट हो जाएंगे NADP प्लस में, और इसमें कितने 6 NADP यूज़ होंगे, 6 ही NADP बनेंगे, और 6 साथ इसके बनेंगे फॉस्फेट बनेंगे। ये कौन से फॉस्फेट्स हैं? ये फॉस्फेट्स कहाँ से आए? NADPH ने तो अपना फॉस्फेट तो इस्तेमाल ही नहीं किया, तो फिर यहाँ पर ये फॉस्फेट कहाँ से आ गया? एक्चुअली होगा ये कि जो 1,3-बिस फॉस्फोग्लाइसेट आपके पास 6 अदद मौजूद थे, इसमें से इसके दोनों एंड्स के पास फॉस्फेट मौजूद था। दोनों एंड में से एक एंड के ऊपर क्या होगा? फॉस्फेट को उतार दिया जाएगा और वहाँ पर हाइड्रोजन को अटैच कर दिया जाएगा। एंड यू नो दैट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन एनी मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज रिडक्शन। यही वो है, इसी वजह से हम इसको रिडक्शन फेज भी कहते हैं, रिडक्शन फेज। ठीक है, क्यों रिडक्शन कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर NADPH की जो हाइड्रोजन है इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कि इसको 1,3-बिस फॉस्फोग्लाइसेट के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और 1,3-बिस फॉस्फोग्लाइसेट के मॉलिक्यूल जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं 3 फॉस्फोग्लाइसेट में। 3 फॉस्फोग्लाइसेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 3 सर्कल से, और जिसके एक एंड पर क्या लगा होगा? एक फॉस्फेट लगा होगा। ठीक है, ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा अब? G3P, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कहते हैं हम इसको, G3P। ओके, 1,3-बिस फॉस्फोग्लाइसेट के साथ जब NADPH रिएक्ट करेंगे तो आपके पास ये भी कितने बनेंगे? ये भी आपके पास बनेंगे 6 अदद बनेंगे। ओके, अब ये जो 6 आपके पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बने हैं, इनमें से क्या होगा? एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो रिएक्शन में से आउट हो जाएगा, वो रिएक्शन में से बाहर निकल जाएगा। ओके, सो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, 1 मॉलिक्यूल 1 टाइम्स G3P विल लीव दिस साइकिल, और बाकी आपके पास कितने बच जाएंगे? ये G3P, ये आपके पास बच जाएंगे 5 G3P विल बी लेफ्ट बिहाइंड। एक रिएक्शन से आउट हो जाएगा। ये जो एक मॉलिक्यूल G3P का आउट हो गया है, ये फिर बाद में यूटिलाइज किया जाएगा, ग्लूकोज या पौधा इससे फैटी एसिड बना ले या अमाइनो एसिड बना ले, कुछ भी बना ले, उसके लिए इसको यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये फेज़ हमारा क्या था? रिडक्शन फेज़ था। क्यों इसको हमने रिडक्शन फेज़ कहा? क्योंकि इसमें एक्चुअली क्या हुआ है? रिडक्शन हुई है, रिड्यूस किया गया है। किसको? 1,3-बिस फॉस्फोग्लाइसेट को रिड्यूस किया गया। ओके, G3P बने, 6 G3P में से एक G3P को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रिएक्शन में से एग्जिट कर दिएगा, और 5 G3P को रिएक्शन में आगे कंटिन्यू किया जाएगा। ये जो 5 G3P के मॉलिक्यूल्स हैं, एंड यू शुड नो दैट, यू शुड रिमेंबर दैट, कि ये G3P के मॉलिक्यूल में 3 कार्बन होते हैं और एक फॉस्फेट होता है। आपके पास टोटल ये कितने हैं? हमारे पास टोटल ये हैं 5 हैं। 5 G3P का मतलब है आपके पास टोटल कार्बन एटम्स कितने होंगे? 15 होंगे। एक G3P के अंदर 3 हैं, तो 5 के अंदर कितने होंगे? 15 होंगे। ये जो आपका G3P के 5 मॉलिक्यूल्स हैं, ये अपने आप को रीअरेंज करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर? 5 कार्बन वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, 5 कार्बन वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। 3 कार्बन वाले थे। अच्छा, अब ये कितने बनेंगे? ये हमारे पास 3 बनेंगे। तो रीअरेंजमेंट में क्या हुआ है? जस्ट मॉलिक्यूल्स में अपने आप को रीअरेंज किया है। एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड था, और रीअरेंज होकर ये बन चुके हैं 5 कार्बन वाले कंपाउंड बन चुके हैं। ठीक है, तो आपके पास कार्बन एटम की तादाद उतनी ही है। पहले भी 15 कार्बन थे, अब भी आपके पास 15 कार्बन वाला कंपाउंड, मुझे 15 कार्बन एटम है टोटल में। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज रीअरेंजमेंट। फेज। ओके, तो G3P के मॉलिक्यूल जो कि आपके पास 5 थे, अब 3 R, अब इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं RUP, राइबुलोज फॉस्फेट कहते हैं हम इसको, राइबुलोज फॉस्फेट। कितने राइबुलोज फॉस्फेट बने हैं? 3 बने हैं। ये 3 राइबुलोज फॉस्फेट जो हैं, दे विल रिएक्ट विद, इनके साथ रिएक्ट करेंगे 3 ATP के मॉलिक्यूल्स, ATP के मॉलिक्यूल्स, और वो अपना अपना फॉस्फेट जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे किसको? इस राइबुलोज फॉस्फेट को,
और राइबोलोस फॉस्फेट जिसके एक साइड पर फॉस्फेट मौजूद था, अब उसकी दूसरी साइड पर फॉस्फेट भी आ जाएगा, तो राइबोलोस फॉस्फेट अब कन्वर्ट हो जाएगा राइबोलोस बिस फॉस्फेट में, और 3 ADP से क्या बन जाएंगे, 3 ATP से 3 ADP बन जाएंगे। ओके, तो आपके पास अगेन क्या बन चुका है, राइबोलोस बिस फॉस्फेट बन चुका है। ये राइबोलोस बिस फॉस्फेट दोबारा से रिएक्शन में यूज़ होने के लिए रेडी है, और दोबारा से केल्विन साइकिल फिर चलेगा, फिर से 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन किया जाएगा, फिर से 3 PG बनेंगे, फिर से 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसाइड बनेगा, 6 ATP यूज़ होंगे, 6 ADP बनेंगे, 6 NADPH यूज़ होंगे, 6 NADP बनेंगे, और एक G3P को फिर से रिएक्शन में से एग्जिट कर दिया जाएगा। तो सेकंड केल्विन साइकिल से और फर्स्ट केल्विन साइकिल से 2 G3P बन जाएंगे, 2 G3P। एक G3P के अंदर 3 कार्बन होते हैं। ओके, पौधा फिर इन G3P को यूज़ करके ग्लूकोज या कुछ भी बना सकता है, फिर अगेन साइकिल चलेगा और इन दी एंड आपके पास क्या बन जाएगा, राइबोलोस बिस फॉस्फेट बन जाएगा। नाउ पॉइंट टू फोकस हियर क्या है, एक बार केल्विन साइकिल चलता है तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं, दूसरी बार केल्विन साइकिल होगा तो फिर से 3 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होंगे, दैट मीन्स 2 टाइम्स केल्विन साइकिल चलता है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यूज़ हो जाते हैं। एक बार केल्विन साइकिल चलता है तो 6 ATP यहाँ पर यूज़ होते हैं और 3 ATP यहाँ यूज़ होते हैं। तो केल्विन साइकिल जो है अगर मैं लिखूं तो जब एक बार चलता है ATP कितने यूज़ होते हैं और NADPH कितने यूज़ होते हैं, एक बार चलने से 6 + 3 यूज़ होते हैं, 6 ये यूज़ हुए, 3 यहाँ पर यूज़ हुए, टोटल 9 यूज़ हो गए, और एक बार चलने से 6 NADPH यूज़ होते हैं फर्स्ट केल्विन साइकिल से। सेकंड टाइम जब चलेगा तब भी 6 + 3 और 6 ये यूज़ हो जाएंगे, टोटल 18 ATP यूज़ होंगे और टोटल 12 NADPH यूज़ होंगे। और यही मैंने शुरू में बात बताई थी कि एक बार जब लाइट रिएक्शन होता है तो लाइट रिएक्शन एक ही बार होना होता है, इसमें 18 ATP बनते हैं और 12 NADPH यूज़ होते हैं, जो फिर बाद में 2 बार केल्विन साइकिल होने से इस्तेमाल में आ जाते हैं। और 2 बार केल्विन साइकिल जब हो जाता है तो एक प्रोडक्ट फिर बन सकती है, दैट इज़ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सो दिस वाज ऑल अबाउट केल्विन साइकिल। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। आई होप कि इसमें आइडिया क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।